के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि उन्हें किस मुद्दे पर बहस देखना है और दर्शक ही समय समय पर अपनी राय अपने घरों से देकर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे नई धार और रफ्तार देते हैं। आज की बहस का मुद्दा स्वाभाविक तौर पर आपने चुना है मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात, जो अब से थोड़ी ही देर बाद व्हाइट हाउस में शुरू होने वाली है। रात 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे और जब तक मैं बात कर रहा हूं हो सकता है उनका काफिला भी व्हाइट हाउस के अंदर जाता हुआ हमें शायद दिखाई दे जाए। अब सवाल यह है कि बाइडेन के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, ऐसे में क्या होगा इस बैठक के अंदर। उसके बाद क्वाड की भी बैठक होनी है, वही क्वाड जो चीन के खिलाफ या चीन के अगेंस्ट रणनीति के तहत बना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें जापान है, जिसमें भारत है, जिसमें अमेरिका है, जो एक चतुर्भुज बनाता है और इंडो पैसिफिक ओशन की रखवाली करता है। वहां पर चीन का आधिपत्य जो जमाना चाहता है उसको कमजोर कर रहा है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान, तालिबान और चीन की तिकड़ी का भारत क्या करेगा। अमेरिका भारत को क्या बताएगा इस तिकड़ी के बारे में। भारत ये बताएगा कि अगर कम्युनिज्म और इस्लामिज्म की तिकड़ी, कट्टर कम्युनिज्म और कट्टर इस्लामिज्म की तिकड़ी अगर भिड़ जाती है तो फिर क्या होगा। इस्लामिक कट्टरवाद, रेडिकलाइजेशन, इससे दुनिया दुखी है। इससे पहले भारत कई बार कह चुका है कि इस्लामिक चरमपंथ ही आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है और पूरी दुनिया ने इसे महसूस भी किया है। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की बैठक होगी तो इस मुद्दे पर भी बात होगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी से निपटना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतिष्ठित ट्रेड कैसे आगे बढ़े, इस पर भी बात होना स्वाभाविक है। कल कमला हैरिस से मुलाकात में उन्होंने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान ही आतंक का सबसे बड़ा जन्मदाता है। ये हमने नहीं कहा, ये कमला हैरिस ने कहा। कितना महत्व है इसका ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। जहां पीएम मोदी रह रहे हैं विलार्ड होटल में, वहां से व्हाइट हाउस की दूरी अगर कार से नापी जाए तो 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए और ईस्ट गेट से वो घुसेंगे और अगले 3 से 4 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। हम नई तस्वीरों का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता देता हूं। क्वाड की बैठक के पहले क्या कहा है प्रधानमंत्री ने बता दिया। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं सीधे। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के पोर्च में पहुंच रहे हैं और पोर्च में ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, पोर्च के अंदर उनका स्वागत किया जा रहा है। मेरे ख्याल से चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगी व्हाइट हाउस की, और गाड़ी देख सकते हैं, एक तरफ भारत का झंडा फहराता हुआ और दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा। और इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव किया जा रहा है, उन्हें अंदर ले जाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये मीटिंग ओवल ऑफिस में होती है या फिर किसी दूसरे कमरे के अंदर। ओवल ऑफिस यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल ऑफिस होता है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर इंटर करते हुए 1 घंटे का वक्त रखा है। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो कम वक्त नहीं दिया, उन्होंने पूरे 1 घंटे का वक्त दिया है। यही नहीं, इमरान खान उनके फोन का इंतजार ही करते रह गए। इमरान खान भी इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, आज संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन इमरान खान को पूछने वाला कोई नहीं है। ये देखिए अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा एम्बेसडर साहब, वो भी जाते हुए दिखाई दिए थे। अब ये देखिए, ये दरवाजा बंद हो गया व्हाइट हाउस की लॉबी का और प्रधानमंत्री की गाड़ी अब डेजिग्नेटेड जगह पे पार्क हो जाएगी। ये जीएमसी अमेरिकन कार है, बड़ी मजबूत होती है, बुलेट प्रूफ कार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। सबसे बड़ी
बड़े स्तर की सुरक्षा दी जाती है। ठीक उसी तरह की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है जिस तरह की अमेरिकी राष्ट्रपति की होती है। वो भी जब निकलते हैं तो रास्ता बंद होता है और प्रधानमंत्री मोदी भी द विलार्ड होटल के अंदर रुके हुए हैं, तो चारों तरफ से जो मेन पोर्च है उसको बंद कर दिया गया है। वहां पर पर्दे भी लगा दिए जाते हैं ताकि दूर से अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहे या कोई गलत नियत से उन पर नजर रखना चाहे तो देख नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ पर्दे लगा दिए जाते हैं, कैनोपी लगा दी जाती है। अमेरिका के अंदर जिस होटल में भी वीवीआईपी रहता है उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में रिसीव होते हुए फिर से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें व्हाइट हाउस के अंदर की। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी उतरे और सीधे अंदर जाते हुए, ये देखिए व्हाइट हाउस के ईस्ट गेट से अंदर जा रही है गाड़ी। इससे चंद कदमों की दूरी पर होटल द विलार्ड है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री और उनका डेलीगेशन रुका हुआ है। वहीं पर भारत का मीडिया सेंटर भी बना हुआ है। ये देखिए अमेरिकन सोल्जर, जो व्हाइट हाउस का सोल्जर है, वो सैल्यूट देता हुआ प्रधानमंत्री की कार को, और जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है वो उनको रिसीव करती हुई सीधे जाएंगे वो जो बाइडेन के पास, और जो बाइडेन उनका इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में हैंडशेक होगा, उसका भी इंतजार कर रहे हैं, और शायद कोरोना के चलते हैंडशेक ना हो। आजकल ऐसा किया जाता है ना, वैसा भी हो सकता है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झप्पी डालते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। हर राष्ट्राध्यक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी झप्पी डाले, जिसे भारत में कहा जाता है जादू की झप्पी। तो जादू की झप्पी शायद कोरोना के चलते न डाल पाए, लेकिन जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कोई नई मुलाकात नहीं है। बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तब भी उनके साथ वो सतत संपर्क में थे, और एक बार उनके लिए एक रिसेप्शन भी होस्ट किया था जो बाइडेन ने, जब बराक ओबामा से मिलने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कुछ सालों पहले। आपने देखा था जब बराक ओबामा जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती थी उसके चीफ गेस्ट बनकर आए थे, तो प्रधानमंत्री ने कैसे एक्सप्लेन किया था उस दिन कि कैसी है उनकी और बराक ओबामा की दोस्ती। उन्होंने उन्हें बराक कह के संबोधित किया था। क्या उसी तरह की रिलेशन वो जो बाइडेन से बना पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप जो उनके सबसे बड़े फैन थे, ये कहते थे बड़े हार्ड नेगोशिएटर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने बकायदा जो है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीते तब एक कार्यक्रम हुआ था टेक्सास में, ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी, हाउ डू यू डू मोदी इसका मतलब था वहाँ की लैंग्वेज में। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकेट किया था और अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में मोटेरा में एक शानदार कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। तो अभी भी हम कह रहे हैं अमेरिका में नमो नमो। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे, मेरे साथ सविता पटेल जुड़ेंगी सैन फ्रांसिस्को यूएस से, मेरे साथ डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी जुड़ेंगी, मेरे साथ नदीम कुरैशी जी जुड़ेंगे, लीडर है पीटीआई के पाकिस्तान से। आज उनसे पूछेंगे कि नंबर क्यों नहीं लग रहा है इमरान खान का। इसके अलावा मायद अली जो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो जुड़ेंगे, और आरएसएन सिंह साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अपराजिता जी आपसे। लोग ये कह रहे थे कि अपराजिता जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, और मेरा पहला सवाल, जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया आपकी बात ट्रंप सरकार, जबकि उन्होंने ये नहीं कहा था। उनका कहना यह था कि ऐसे नारे अब अमेरिका के अंदर भी लग रहे हैं। अब बाइडेन ने सबसे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है तो पहले बुलाने वालों में से नरेंद्र मोदी जी शायद सर्वप्रथम है या पहलों में से एक है, टॉप की लिस्ट में है। कैसे देखती है इस डेवलपमेंट को आप? आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत आनंद की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाइडेन साहब के निमंत्रण को पाने के बाद अमेरिका गए हैं। 5 दिनों की यात्रा है और हम सब वाकिफ हैं उनका शेड्यूल क्या है, हमें पता है। बहुत ही अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है। आप सबने सुना कमला हैरिस जी से उन्होंने क्या क्या बात की है। हम और यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका स्वाभाविक बंधु हैं, ऐसा कमला हैरिस ने भी सोचा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। बहुत बड़ा यह वक्तव्य है। स्वाभाविक बंधु हैं, हमारे स्वार्थ एक ही हैं, भौगोलिक और राजनीतिक स्वार्थ एक है, और हम समान आदर्श
और समान भावनाओं के साथ चलने वाले लोकतंत्र हैं, ये याद रखें। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूंगी कि 3 बार प्रधानमंत्री जी और जो बाइडेन साहब की मीटिंग हो चुकी है, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। एक मार्च में हुई जो क्वायत समिट था, और दूसरा अप्रैल में हुआ जो जलवायु परिवर्तन को लेकर विषय को लेकर हुआ था, और तीसरा G7 समिट जून में हुआ था। तो मार्च, अप्रैल, जून में बाइडेन साहब के साथ 3 विषयों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली बातचीत की थी। लेकिन यह मीटिंग जो है, क्वाड मीटिंग, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी इंडो पैसिफिक रीजन के विषय में, और मुझे लगता है आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अफगानिस्तान के हालातों पर भी बातचीत होगी। और जैसा कि कमला हैरिस जी के साथ बातचीत हुई, हम सब वाकिफ हैं, कमला हैरिस जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने हम सब की बहुत तारीफ की। हम एक दिन में 1 करोड़ टीका लगाते हैं, इसकी तारीफ उन्होंने की। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें सराहा कि ठीक समय पर जब हमारा देश दूसरे वेव से जूझ रहा था, तब पाकिस्तान ने दोस्ती का और सहयोग का हाथ बढ़ाया था, बहुत धन्यवाद दिया। और ये भी बताया कि एक दिन ऐसा भी था जब हमने 2.5 लाख टीकाकरण हमने किया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हमारी ऐसी हो, ट्रैवल हमारे थोड़े हल्के हो जाएं, जितने भी वैक्सीन्स हैं सबको सर्टिफिकेट्स मिले, मान्यता मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो कमला हैरिस जी के साथ बातचीत हुई, या दिस इज द सबसेट ऑफ द लार्जर सेट, ये एक सेटिंग द टोन मीटिंग थी। और आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैं आप सबको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। 2019 में प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। आपने अभी कहा हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम हुआ था ह्यूस्टन में, वहां गए थे। और जिस तरह का उस समय की प्रतिक्रिया थी, हम सब वाकिफ हैं, लोगों की प्रतिक्रिया और अमेरिका की प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप जी की प्रतिक्रिया, हम सब वाकिफ हैं। और जहां तक जो बाइडेन साहब का सवाल है, इनके साथ भी हमारे मधुर संबंध है। मैंने कहा 3 बार बातचीत हो चुकी है, यह 4th बातचीत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, यूएस और इंडिया, ठीक है, और फिर 2 और कंट्रीज हैं हमारे, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड के मेंबर्स हैं, हम सब एक ही पेज पर हैं, एक ही पेज पर हैं। और हमारी बातचीत, हमारे मुद्दे एक होने वाले हैं। तो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबका है। और आशा करती हूं कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी। जी ठीक है, सीधे यूएस चलते हैं सविता पटेल के पास। सविता बताइए, कमला हैरिस पीएम मोदी से मुलाकात पर जो बाइडेन उत्साहित, ये आ रही है मोजो ब्रेकिंग। मोजो मतलब मोदी और जो बाइडेन दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी। कोविड से लेकर जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। ये बाइडेन ने कहा है, माफ कीजिएगा, ये बाइडेन ने कहा है, बाइडेन ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी से मुलाकात पर जो बाइडेन का ट्वीट है, ये देखिए, ये दर्शाता है भारत की महत्ता कितनी है। मीटिंग शुरू नहीं हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साह है। बाइडेन ने ये कहा है, कोरोना जलवायु परिवर्तन पर आपसी साझेदारी पर बात होगी, ये जो बाइडेन ने कहा है। पीएम मोदी से मुलाकात पर ये जो बाइडेन का ट्वीट है। सविता पटेल, कितना आपको अनकन्वेंशनल लगता है कि मुलाकात से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति उत्साह जता रहा है? दीपक, बाइडेन वरना तो कई मुलाकातों के बाद ट्वीट किया, स्टेट डिपार्टमेंट 2 लाइन की ब्रीफिंग भी नहीं देता। जी दीपक, मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जितने यूएस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जो पिछले 20 साल में इंडिया और यूएस का एक पार्टनरशिप आगे बढ़ा है, उसमें बाइडेन इंडिया के बहुत बड़े फैन रहे हैं। बाइडेन वो प्रेसिडेंट अब हैं, वो जब पहले सेनेट में थे, ही वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल कि जो पोखरण के बाद अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, उन्होंने यूएस सेनेट को कन्विंस किया था, जॉर्ज बुश को कन्विंस किया था कि वो जो सैंक्शंस हैं वो आप लिफ्ट कर दीजिए। उस टाइम से जो सैंक्शंस लिफ्ट होने के बाद जो पार्टनरशिप बनी है, बाइडेन ने ये भी कहा था जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, जो उन्होंने डिफेंस डील्स साइन करवाई थी, अगेन सेनेट को कन्विंस करके,
तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय मानते हैं इंडिया को, और वो ये देखते हैं कि एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए अगर उनके पास एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है, जिसका एक राइजिंग इकोनॉमिक क्लाउट भी है, जिसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज टाई अप होती हैं अमेरिकन डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, तो वो इंडिया है। और इसलिए आज ये जो पार्टनरशिप की मीटिंग है इंडिया की प्रधानमंत्री मोदी के साथ और जो बाइडेन की, ये बहुत अहम है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि जो क्वाड की शुरुआत हुई थी, जो क्वाड का पहला थॉट था, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के तब जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके साथ 2004 की सुनामी के बाद हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट थॉट ऑफ क्वाड। तो अगर आप क्वाड की बात करें तो आप ये माने कि इंडिया ने एक तरह से क्वाड की कॉन्सेप्ट की रचना की करीब 16-17 साल पहले। तो ये एक मोदी जी इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, क्वाड के आर्किटेक्ट या फाउंडर कंट्री होने की एक कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी के साथ जा रहे हैं। और बाइडेन शुरू से इंडिया के बहुत बड़े फैन रहे हैं। ठीक है, बैठक शुरू हो चुकी है। मैं सीधे चलता हूं सुरेश गोयल साहब के पास। सुरेश गोयल, यूएस प्रेसिडेंट का ट्वीट, मुलाकात शुरू हुई, उसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ट्वीट करते हैं। आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना अनकन्वेंशनल है? क्योंकि कई राष्ट्राध्यक्ष तो आके चले जाते हैं, कई बेचारे टेलीफोन के लिए इंतजार कर रहे हैं इमरान खान जैसे, लेकिन बाइडेन ट्वीट करते हैं बैठक से पहले। कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए? देखिए, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएसए बड़ा सेलेक्टिव है, बहुत मुश्किल से चयन करता है कि कौन से राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाए, किससे बातचीत की जाए, क्योंकि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर एक से बातचीत कर सके या हर एक से मिल सके। तो जिससे मिलते हैं, जिससे बातचीत होती है, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फेस टू फेस मीटिंग हो रही है तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया को काफी हद तक प्राथमिकता देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। एक तो बात ये है। दूसरा जो आपने कहा ट्वीट के बारे में, मैं समझता हूँ कि अगर विजिट महत्वपूर्ण है और हर एक को वो मिलते भी नहीं है, तो ये ट्वीट करना एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि ट्वीट करके बता रहे हैं कि वो मीटिंग के लिए कितना एंशियस है, कितना उत्साहित है, कितना वेट कर रहे हैं। मैं इसके बाद में 2-3 चीजें जो है मैं कहना चाहूंगा सब्सटेंस के बारे में। देखिए, इस टाइम पर जो सिचुएशन बन रही है संसार में, ग्लोबली या रीजनली अगर हम कहें इंडो पैसिफिक में या एशिया में, तो उसके लिए आप भी पहले बोल चुके हैं कि चाइना को रोकने के लिए और यूएसए की भी प्रायोरिटी ये है कि जिस तरह से चीन एक आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रहा है और उसका एक लक्ष्य ये है कि यूएसए को किस तरह से हटा करके वो एक शीर्ष स्थान पर नंबर 1 बन जाए, तो उसके लिए जरूरी ये है कि चीन को इंडो पैसिफिक में रोका जाए। और इंडो पैसिफिक में रोकने के लिए सामरिक दृष्टि से भारत का साथ बहुत जरूरी है। तो जो आज की बैठक हो रही है, तो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इंडो पैसिफिक की चर्चा होगी, इसमें अफगानिस्तान की चर्चा होगी, इसमें भारत की टेक्नोलॉजी की चर्चा होगी। जी जी ठीक है गोयल साहब, एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले सामरिक महत्व पर बातें करते हैं, अफगानिस्तान पर बात करते हैं, आतंकवाद पर बात करते हैं। जीडी बख्शी जी, आज भारत के प्रधानमंत्री को क्या जताना चाहिए कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? यह संकेत दे देना चाहिए, यह बोल देना चाहिए 2 टूक? साहब, ये तो यथार्थ कटु सत्य है और सबसे ज़्यादा अमेरिका इसको भुगत के आया है। जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है अमेरिका के पीठ में छुरा घोंपने की, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरह से अमेरिका की उम्मीद थी कि पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा एक क्लीन ब्रेक अफ़गानिस्तान से, एक सेफ विड्रॉल अफ़गानिस्तान से, उन्होंने तो हमले पे दर हमले किए। 31 के बाद तक जो बाइडेन साहब पहले वो एक्सटेंड करना चाहते थे इवैक्यूएशन के प्लान, तालिबान ने पाकिस्तान की प्रॉडिंग पे साफ मना कर दिया और कि अमेरिका जल्दी जाए, दफ़ा हो जाए उसके पहले तक
उन्होंने IS खुरासान के कुत्ते छोड़े काबुल के ऊपर, जिन्होंने 180 अफगान मारे बेचारे नागरिक, आदमी औरतें जो भागने की कोशिश कर रहे थे उस हेल होल से, और उसके पश्चात वो 13 अमेरिकन मेरीन सोल्जर्स को हताहत किया और 18 को घायल किया। तो मुझे तो पक्का यकीन है कि अब ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को भी किसी न किसी रूप में, और जो हमारे लिए मुसीबत छोड़ दी गई है उसके बारे में प्लेन टॉकिंग हमको करनी पड़ेगी कि 85 बिलियन डॉलर का जो गिफ्ट है जो कि तालिबान और पाकिस्तान को दिया गया है वो तो रीजन को महंगा पड़ेगा। तो मुझे पक्का यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें तो बिल्कुल नहीं चूकेंगे और वो ये जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बताएंगे, क्योंकि खतरा अब अमेरिका को है। पहले इंटेलिजेंस असेसमेंट थी कि 2 साल में अलकायदा फिर रीग्रुप होके अमेरिका पे वार कर सकता है अफगानिस्तान से। अब तो वो कह रहे हैं ये साहब शायद ये इससे भी जल्दी हो जाए। आयमान जवारी की बातें हो रही हैं कि वो वापस पहुंच गया है, और जो बॉडीगार्ड था ओसामा बिन लादेन का वो भी जो है कंदहार में पहुंच चुका है और डीगे हाँक रहे हैं वो बड़ी कि हमने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हराया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कहाँ तक अमेरिका को ये गवारा होगा, ये तो अमेरिका को फैसला करना पड़ेगा। कहाँ तक वो ये जो पीठ में छुरा घोंपा गया है पाकिस्तान तालिबान द्वारा, हर एक जो उन्होंने इनके साथ जो भी उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया था दोहा में उसको वायलेट किया है। उन्होंने कहा था हम अपने इलाके को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किसी और देश के बरखिलाफ। ये जो IS खुरासान का हमला नानगरहार से हुआ वो भी तो अफगानिस्तान से हुआ है। तो क्या तालिबान इन कंट्रोल है? क्या वो एश्योरेंस देती है कि वो IS खुरासान को नकेल कर सकेगी, अलकायदा को नकेल कर सकेगी? कौन सा आश्वासन वो तोड़ दिया। उन्होंने कहा था इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, वहां सरकार है साहब, इट इज अ क्रिमिनल ड्रग सिंडिकेट माफिया, टेरर माफिया को बिठा दिया है। 33 मिनिस्टर्स में से 17 जो है वो ठीक है। जनरल साहब यही से बात को आगे बढ़ाते हैं, जनरल साहब यही से बात को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ पाकिस्तान से 2 जेंटलमैन हैं। मेरे साथ नदीम कुरैशी साहब है PTI के नेता, और मेरे साथ मायद अली साहब है पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट। सबसे पहले कुरैशी साहब मैं आपके पास आऊंगा नदीम भाई, और आपसे जानना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इमरान खान न्यूयॉर्क में हैं, उनको अपना टेलीफोन नंबर व्हाइट हाउस में लिखवा देना चाहिए, क्योंकि फोन वोन तो आ नहीं रहा है। कहीं नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया जो बाइडेन साहब ने अपनी फोन बुक से इमरान खान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें दीपक जी, मैं आप सबकी खुशियां देखकर मुझे चले तस्कीन मिली 15 अगस्त के बाद। आपके तमाम एनालिस्ट, आपके तमाम पैनलिस्ट, आपकी तमाम पॉलिटिकल ताकतें, वो तमाम लोग जो मोदी जी के उस नजरिए को सब कॉन्टिनेंट में प्रमोट करना चाहते थे कि यहाँ हिंदुस्तान कोई मॉनिटर का किरदार अदा करे, उनको चले कोई अच्छी खबर तो मिली। आज मोदी जी की वाशिंगटन यात्रा, व्हाइट हाउस जाने को जिस तरह से आप लोग परसीव कर रहे हैं, ये खुशियां आपको मुबारक हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, एक सॉवरेन कंट्री के प्रधानमंत्री है। मेरा जवाब तो दे दीजिएगा, अपनी तकरीर करिएगा। क्या जो बाइडेन साहब ने फोन बुक से इमरान खान का नंबर हटा दिया? देखिए मेरा जवाब दे दीजिए ना, तकरीर करिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा तकरीर करने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तकरीर करने ही बैठे हैं। मुझे बताइए ना, जो बाइडेन ने अपने फोन बुक से इमरान खान का नंबर क्यों मिटा दिया? ये इमरान खान वही है जिन्होंने इंडिया को 21 में से 20 मैचों में शिकस्त दी थी। आप इमरान खान के बाउंसर्स को बहुत बेहतर समझते हैं। जरा सुनील गावस्कर जी से पूछे, जरा रवि शास्त्री जी से पूछे इमरान खान क्या है। देखिए, अब हम सियासत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो रोल इस खित्ते में अदा किया वो नेटो अफवाज की रवानगी ने देखा। देखिए, जब क्रिकेट के कैप्टन थे तब क्रिकेट के कैप्टन थे, अब देश के कैप्टन थे, और हिट विकेट हो रहे हैं बार बार। क्रिकेट की बात मत करिए, देश की कैप्टनसी की बात करिए। ये देखिए, 1 मिनट, व्हाइट हाउस से तस्वीरें आ रही हैं। देखिए तस्वीरें
जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी अगल बगल में बैठे हैं। साइड में जो मैडम आपको दिखाई दे रही है वो ट्रांसलेटर है। नोट्स लिए जाते हैं, बकायदा लिखा जाता है मिनट टू मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट कि मिस्टर मोदी ने क्या कहा, मिस्टर बाइडेन ने क्या कहा, और ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाता है और इसके नोट्स बनते हैं और आने वाले समय में रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए जो बाइडेन साहब और नरेंद्र मोदी साथ आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये मुलाकात 1 घंटे चलने वाली है। 1 घंटे चलने वाली इस मुलाकात में कोरोना से लेकर चाइना से लेकर पाकिस्तान से लेकर तालिबान से लेकर अफगानिस्तान, और हर वो बात होगी जिसको लेकर पाकिस्तान इस वक्त बेचैन है। तो मैं ये आपको ये कह रहा था नदीम भाई, अब देश की कैप्टनसी की बात करिए, वहां तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा, गधे बेच के इकोनॉमी चल रही है। गधे भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनको ही बेचा जा रहा है। अच्छे जानवर होते हैं। करें ना आप, ये बड़ा अच्छा आपका ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि सिर्फ बोला जाए ताकि हिंदुस्तान का आम शहरी आपको सुने, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। मैंने आपको अपनी बात सुनानी है। देखिए पाकिस्तान को किसी नौयत का कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल वकार बुलंद हुआ वो आपके पिछले 1 महीने के मीडिया टॉक शो देख के लोगों का अंदाजा है। पाकिस्तान में लोग बड़ी पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान ने पहले भी खित्ते में अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान आइंदा भी एक आम अफगानी के लिए, एक आम अफगानी महिला के लिए अपना काम करता रहेगा। हमें आपके सर्टिफिकेट की पहले भी जरूरत नहीं थी, तक होना तो ये चाहिए था कि आज जो बाइडेन जी मोदी जी से अफसोस करते हैं कि आपका भी इतना बड़ा, आपकी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हुई और हमारी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हुई। हो सकता है ये इस पर बहस कर रहे हो, चूंकि कागज की इस पर्ची का ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। मुझे लगता है जो बाइडेन जी मोदी जी से आपकी इन्वेस्टमेंट की लूट, जो आपने हिंदुस्तानियों के बिलियंस डॉलर, एक आम हिंदुस्तानी के जो सड़क पर लेटा हुआ था बगैर वैक्सीन के, फिर आपके कई मीडिया के लोग बुरा मान जाते हैं, वो हिंदुस्तानी बच्चा जो चाइल्ड लेबर करता है करोड़ों की तादाद में, वो बच्चियां जो कम सिनी की एज में मौत के मुंह पहुंच जाती है मेडिसिन ना होने की वजह से। आज मैं समझता हूं जो बाइडेन जी मोदी जी से ये पूछेंगे कि मोदी जी ये बताएं, अरे आपके यहाँ तो बिरयानी, आपके यहाँ तो अंडा नहीं मिल रहा सर, आपके यहाँ तो रसगुल्ले खा के सो रहे हैं लोग आजकल। बिरयानी, रसगुल्ला, फिरनी सब मिल रही है वहां, हर आदमी को फ्री में बट रही है। तालिबान वाले बांट रहे हैं और चाइना वाले बांट रहे हैं। अच्छा दीपक जी गुस्सा नहीं करना। मैं ये समझ रहा हूं, आप देखिए आपकी अपना सोचने का जाविया इस पर्ची को देख के, मैं अपना वो बॉस के सामने जैसे एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। मोदी जी जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपने रिस्पेक्ट करनी है, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करेंगे, मैं भी करूंगा। आप नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल आजाद हूं, आपसे ज्यादा बेबाक हूं, आपसे ज्यादा मेरी आवाज ऊंची है। मोदी जी ऐसे बैठे जैसे छोटा सा बच्चा किसी मॉनिटर के सामने बैठा हो हिसाब किताब देने के लिए, और जो वो आपकी मुतरजिम है, तर्जुमान है, वो भी बड़ी खामोशी से बैठी हुई है। और इमरान खान शी जिनपिंग के सामने कैसे बैठते बताइए जरा, बताइए ना। वहां पे नमाज पढ़ने देते हैं आपको? नमाज पढ़ने देते हैं चाइना वाले? बताइए ना, चाइना वाले नमाज पढ़ने देते हैं पाकिस्तान में आपको? दिखाऊं वो मौलाना तारिक का टेप आपको? दिखाऊं मौलाना तारिक का टेप? नमाज तो हम तलवार के अच्छा नहीं दिखवाता हूँ, रुकिए दिखवाता हूँ आपको, दिखवाता हूँ। बहुत आपकी बहुत तकरीर हो गई नदीम भाई, बहुत तकरीर हो गई, बहुत तकरीर हो गई। सीधे अपराजिता सारंगी जी के पास चलता हूं और मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा वो टेप निकाला जाए जहां मौलवी साहब कंप्लेन कर रहे हैं कि चाइना वाले हमको नमाज नहीं पढ़ने देते। सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी जो खुद मॉनिटर और शिष्य की भूमिका में शी जिनपिंग और इमरान खान एक दूसरे को देखते हैं, तो जिसका चश्मा जैसा होता है उसको वैसा ही दिखा देता है। नदीम भाई को भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए आपने दीपक जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं उस प्रश्न की पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की समिट है, 76वीं समिट, और इमरान खान साहब वहां मौजूद हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी जो बाइडेन साहब से मिले, लेकिन अभी तक उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। क्यों? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का जिस तरह का बर्ताव रहा है, मुझे संदेह है कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा भी। और ये जो मीटिंग चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है।
1 घंटे की बातचीत होगी और छोटी बात नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 घंटे का वक्त दिया गया, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम सबको स्वीकारना होगा, अच्छा लगे न अरे लगे। अपराजिता जी, लेकिन सच वक्त सच तो होता तब है। देते हैं जब जो बाइडेन टेलीफोन और करते हैं, बड़ी उनका बात ये टेलीफोन है का जवाब भी कि- नहीं दे रहे हैं, वक्त तो दूर की बात है। सही बात है, सही बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक साझेदारी के माहौल में बातचीत चल रही है, बड़ा सकारात्मक माहौल है और चतुर्थ बार बातचीत हो रही है। 3 बार बातचीत हो चुकी है वर्चुअली, जैसा कि मैंने कहा, और हम सब बड़े आशावादी हैं कि जलवायु परिवर्तन हो या कोविड हो या फिर इंडो पैसिफिक में चाइना की जो स्थिति है, इस पर जरूर बातचीत होगी। देखिए, मिलिट्री मैनोवेरिंग जो हो रहा है चाइना की तरफ से या फिर कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, निश्चित तौर पर चाइना के बर्ताव को लेकर बातचीत होगी। और पाकिस्तान ने तालिबान को जिस तरह का सहयोग किया और अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका के लिए मुझे लगता है जिस तरह की मुश्किलें पैदा करनी थी, पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी जैसा कि बख्शी साहब ने कहा, पीठ पीछे छुरा भोंकना, मुझे लगता है इससे अच्छी एनालॉजी कुछ हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी अभिव्यक्ति कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हैज टू बी इन द फायरिंग लाइन, और पाकिस्तान महज एक देश नहीं है जो फायरिंग लाइन में आएगा, पूरे आतंकवाद को फायरिंग लाइन में लाना है और निश्चित तौर पर यह होगा। और आगामी दिनों में कोविड के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी होगी और वैक्सीनेशन को कैसे अग्राधिकार दिया जाए, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए, इसमें कैसे बंधुता आए दोनों देशों में, अन्य और 2 देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक परिवेश में अच्छे परिणाम निकलेंगे। ठीक है, मैं सीधे मायद अली साहब के पास चलता हूं। मायद अली साहब, जो क्वाड बन गया है और जो क्वाड है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, चाइना और जो तालिबान का गठजोड़ है उस पर सबसे पहले वार करने वाला है। कैसी तैयारी है आपको इस वार को सहने की? जब वार कोई करेगा तब देखेंगे। जब वार करने का मौका था, 20 साल बैठे रहे, लड़ते रहे उन बेचारों से। अभी गधों का जिक्र आप ही ने किया था, उन्होंने गधों पे बैठ के मार मार के भगा दिया इनको। इन्होंने क्या वार करना है बेचारे, जब यहाँ थे तब नहीं कर सके तो अब आपके साथ मिलके क्या कर लेंगे। और इतने 70, 72, 73 साल से आपने क्या कर लिया। छोड़ा करें वारों वरों को, वार करने की बातें ना किया करें। और जब चाइना को ये छेड़ेंगे तब हम देख लेंगे। मुझे मालूम है अमेरिका की क्या औकात है, अफगानियों से तो जीत नहीं सके, जाके चीन से लड़ेंगे। और मैं खैर चीन का मुकदमा यहाँ लड़ने नहीं बैठा हुआ, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान को कोई बुरी नज़र से देखेगा तो उसको देख लेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा देखेंगे कि वो याद करेगा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जिस तरह बता रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं ना, तालिबान का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, ये हुआ। मैं मानता हूँ कि मुरासला आया एक, मगर उन्होंने जो इकट्ठी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान और टेररिज्म का जिक्र नहीं था। आपने डाल लिया, आपका दिल करता है, जब आपका दिल करे आप टेररिज्म या टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान को बना दें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और हम उसको देखेंगे, गौर से देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पर। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस मीटिंग को। और ये कि क्वाड बन रहा है या ये बन रहा है या वो बन रहा है, बड़ा कुछ आगे भी बना हुआ है, बना लें। यहाँ रह के कुछ नहीं कर सके भाई, उनके घर में रह के कुछ नहीं कर सके तो अब बाहर क्या करेंगे। ये अपना आप सेव करना चाह रहे हैं। अमेरिका को पता है उसकी औकात अब क्या रह गई है, और वो आपको आइंदा नजर आ जाएगा उसकी औकात क्या है। ठीक है, मैं जनरल बख्शी से कमेंट ले लेता हूं। इस बीच RSN सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। बख्शी साहब, आप मायद अली की बात से एग्री हैं कि नहीं भाई, अब अमेरिका में कोई वजूद नहीं बचा है और क्वाड वाड कोई काम नहीं करने वाला? देखिए साहब, अमेरिका से बाद में निपटना, पहले बातचीत हो रही थी, इन्होंने एक कमेंट पास किया, तंज पास किया कि पिछले 75 सालों में आपने क्या कर लिया पाकिस्तान का। मैं मयाद अली साहब को बड़ी इज्जत के साथ याद दिलाना चाहता हूँ, इनकी यादाश्त को कुदेरना चाहता हूँ कि मैंने 1971 में भारत की फ़ौज में नौकरी शुरू की थी नवंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में हम आप पे चढ़ बैठे थे, जबकि आपने हमको बेवजह छेड़ा,
सर ठीक मैं है साहब, 1 मिनट के लिए आपने आपको रोकूंगा 10 माफी के मिनट- साथ। ये वीडियो आ चुका है जो बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का। आप ये देखिए, दोनों के अगल बगल में जो नोट्स लेते हैं वो लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ जो बाइडेन साहब की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये वीडियो आ चुका है। ये वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मिलते हुए। जो बाइडेन ने लिखा है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर तमाम मुद्दों पर बात होगी, जलवायु परिवर्तन पर बात होगी और कई सारे अन्य मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया है। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे को नेचुरल अलाय, स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। ऐसे में 60 मिनट की ये मीटिंग आने वाले समय में दुनिया की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, अमेरिका और उसके सहयोगियों की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, उसके फाइन प्रिंट को डिस्कस करेगी इस नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। जनरल बख्शी प्लीज कंटिन्यू करिए। आप बता रहे थे हमने करा क्या पिछले 74 सालों में पाकिस्तान का, ये बताइए प्लीज। तो मयाद अली साहब की यादाश्त को थोड़ा सा झिझोड़ना पड़ेगा। हमने क्या किया? हमने साहब 1971 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े किए थे। हमने साहब दुनिया का नक्शा बदला था। एक नया मुल्क जिसका नाम बांग्लादेश है, जिसका जीडीपी आज आपसे ज़्यादा है, वो हमने उसको स्थापित किया था। 14 दिन के अंदर हमारी फौजें 550 किलोमीटर का फासला 3 तरफ से मायाद अली साहब को भी तय दिखाइए। करके आपके तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर झंडा फहरा चुकी थी। 93,000 से ज़्यादा आपके कैदी हमारे सामने हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण सरेंडर किया था। बिगेस्ट सरेंडर, मास सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थोड़ा अभी और चाहिए तो साहब मैं और बताऊं? मैं बात कर सकता हूं कुछ? नहीं, मायाद साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं, जनरल साहब सुन लेते हैं उनको। मायाद साहब बोलिए, हमने क्या किया था? हमने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया, बिल्कुल पूरे घर के बदल डाले। बिल्कुल किया इन्होंने। मुझे बड़ी खुशी है। एक दफ़ा आपके ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जाके ढाका में ये इतराफ़ किया था कि हमने तोड़ा बांग्लादेश बनाया। पहले तो आप मानते ही नहीं थे। मुझे बड़ी खुशी है कि इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के मान रहे हैं कि भारत इस काम में जुटा रहता है कि किस तरीके से आसपास के लोगों को तोड़ा जाए, उनके मुल्कों को खराब किया जाए, वहां पर जो हुआ सार्वजनिक तौर पे हुआ। आपकी फौज के सरेंडर का वीडियो अभी भी मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं आपको। वो मान रहे हैं। आप बात तो सुन ले। आपके फौज का सरेंडर का वीडियो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है, यूट्यूब पर चले जाइए। अरे हम तो पहले दिन से मानते हैं, मुक्ति वाहिनी के समर्थक थे। मायाद अली साहब कहाँ हिस्ट्री पढ़ी है आपने? कहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी है बताइए ना। ओ भाई मेरे सामने हुआ था सारा कुछ, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पूरा देख बैठा हूँ ये सारा कुछ। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है मान गए आप लोग कि आप दूसरे देशों को तोड़ते हैं। आपने श्रीलंका में भी कोशिश की, आपने श्रीलंका में भी कोशिश की, आप बाकी भी कोशिश करते हैं। सब तो तंग है आपसे, इर्द गिर्द जितने हैं सब तंग है आपसे। यही तो कहता हूँ, सीडी बख्शी साहब की मेहरबानी है, वो मान गए हैं। आप करके दिखाना। आपसे तो सब खुश है ना, न्यूक्लियर आपसे तो सब खुश है। मिठाइयां बांट रहे पाकिस्तान के नाम की पूरी दुनिया में लोग। और ये जिनसे आप खुश हो रहे हैं ना, ये जिनको मिलके इन्होंने जो हमारे साथ 70 साल किए, अफगानिस्तान में AK-47 बांट रहे हैं बस। अफगानिस्तान में AK-47, किसी और देश में रॉकेट लॉन्चर, किसी और देश में AK-57, किसी और देश में टैंक, ये सब पाकिस्तान के नाम पे बट रहे हैं। आप बात सुने ना, उनके पास बेशुमार 47। अच्छा ठीक है, सिंह साहब क्या RSN सिंह साहब के पास चलते हैं। वो उनने अच्छी ज्योग्राफी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सविता में 1 मिनट आ रहा हूँ। सिंह साहब बताइए कि हमने कभी सार्वजनिक तौर पे नहीं माना कि हमने बांग्लादेश का निर्माण किया है? मायाद अली साहब कह रहे हैं नहीं, जो बना ही नहीं वो टूट कैसे सकता है? मुझे नहीं मालूम कि भारत की नीति क्या है इस बारे में। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया की जो इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक पाकिस्तान का स्थान क्या है। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी के नज़रिए से ये जानता हूं कि जो चीज़ बनाई नहीं वो तो हमारी ज़मीन है, हमने उसको तोड़ दिया। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे आपको भी तोड़ेंगे।
आपका क्या औचित्य था बनने का? क्या है? क्या किस बात पे मुल्क बना आपका, ये तो बताइए। किस बात का मुल्क बना? मुसलमानों का मुल्क। तोड़ा तो था फिर ना आपको, आज आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपको कह रही है कि एक मिनट सर, एक मिनट आपको तहरीके तालिबान का 47 का तो पाकिस्तान किया बोल नहीं रही ना। है कि आप शरीयत 47 लागू का करो, दुख नहीं आप किया अभी इस्लामिक तक। मुल्क हो, आप क्यों नहीं लागू? 47 का दुख नहीं गया, फिर तोड़ेंगे आपको। नहीं सर, नहीं सुनिए सर, 25 साल की उम्र कोई होती ही नहीं है किसी राष्ट्र की, और 14 साल इज सुन रहा हूं, आप ही तो 1400 साल इज ऑल्सो ए ब्लिप, इज अ ब्लिप इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ सिविलाइजेशन। आप समझ रहे मेरी बात? 1400 साल में कुछ हुआ, फिर मयाद अली साहब आपको मालूम है कि कैसे शिया लोग किधर कैसे निकले। सो दैट इज अ ब्लिप एंड is 25 years, 50 years, 70 years is not even a speck of dust। जहां तक आपके इतिहास पास का कितने ये साल है, रहे? तो जो चीज बना ही नहीं, कौन भारत आपके बनेगा? पास हु कितने साल फादर्ड यू? रहा? Who fathered your? Who do you? Are you a nation? Are you? क्या आप राष्ट्र हैं? Try to be decent, आप my dear, स्टेट try अपने to आप be को decent. मानते कि आप I राष्ट्र can है? अगर get राष्ट्र very है nasty. तो ये राष्ट्र I को पैदा can get किसने very किया? nasty. अरे Use सर, proper words. आप क्या मेरी बात कर रहे हैं? Try proper words. नहीं, आई कैन नो, आई एम जस्ट थोड़ा टेलिंग आराम यू, से बात करें। जिस ये बताइए ना कि You're not telling me किस anything. बात You're पर, not telling me anything. आपकी योर नेशनहुड इज प्रेडिकेटेड ऑन व्हाट? No, is your nationhood is predicated on what? Is it 800 साल की गुलामी ने तंग किया predicated on a आपको। मौलवी और a इमाम और an अहमदिया? किस पे predicated है आपका नेशनहुड? आप अपना बताइए। ओके, तो फिर अपना बताइए। तो फिर ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि दीने नागपुर से इलाही चलती है। दीने इलाही पे हर करीब हुकूमत पे आपका नागपुर मैं मुल्क- एक मिनट के लिए रुकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है व्हाइट हाउस से इस वक्त। मुझे खुशी है आप एक बार फिर व्हाइट हाउस आए। ये जो बाइडेन ने कहा है, व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। खुशी है कि आप एक बार फिर से व्हाइट हाउस आए हैं। ये जो बाइडेन ने कहा है, पीएम मोदी से बहुत ही गर्मजोशी से मिले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों का ये नया अध्याय है। ये बैठक जारी है और मैं सीधे चलता हूं इस वक्त तेज प्रताप चौबे के पास। सागर, मेरे दर्शक जुड़ गए। तेज प्रताप जी, क्या कहेंगे इस मीटिंग पर? नमस्कार सर। जैसे कि वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं, आतंकवाद के ऊपर और जो चारों तरफ हमने देखा अफगानिस्तान की जो हालत थी, इसके ऊपर ये जो दो राष्ट्रपति मिल रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, अभी तो दो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां आज के समय में मिल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कठोर निर्णय लेने चाहिए। और जो अभी हमारे साथ पाकिस्तान से संवाददाता जो जुड़े थे, वो कह रहे थे कि हम फिर से वॉर करके देख लेंगे, फिर से युद्ध करके देख लेंगे। तो मैं अपनी कलम से लिखी हुई 4 पंक्तियां उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो गांधी का सिर्फ देश समझते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेज आपका। मैंने उस समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था
और 1972 की बात है। उस समय जब मेरी समय पर मेरी जब कदम उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था। उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आखिरी नाम बाइडेन है, वो भारत से थे। And I said, but I never was able to follow up. उनको मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया। Next morning I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर 5 लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irish to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आयरिश व्यक्ति के लिए मानना। It shouldn't be so casual. I hope you understand the humor here. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is to help me figure out. तो मैं थोड़ा ना टाइम में कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको वो नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन दूसरी भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज़्यादा मजबूत होना है और ज़्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our own Quad partners. तो आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज़्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. And thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ बात करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। आपका है। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship.
partnership, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। Mr. President, in 2016 and even before that, in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States. And you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें तो कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked in detail about the burden, the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents would be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, मैं आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में
बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship. And I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology, and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है, और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं, और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा, और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। Mr. President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important, as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations. And this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet, and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है,
आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken very unique initiatives, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. How and after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. Mr. President, when will vaccine deliveries under the Quad initiative start? Will you go back? Thank you. सबसे दिलचस्प बात, मजाकिया लहजे में जो बाइडेन ने क्या कहा, सबसे मजाकिया बात जो बाइडेन ने कही वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद गंभीर बातों पर हम बात करेंगे। बाइडेन ने मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी से कहा, मुझे बताया गया है कि बाइडेन सरनेम के लोग भारत में भी रहते हैं, उन्हें ढूंढकर मुझे मिलाया जाए। तो ये जब कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की बातें करता है, वो भी ओवल ऑफिस के अंदर, वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी नया नया चुना हुआ राष्ट्रपति, वो भी इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में, तो वो एक पर्सनल बॉन्डिंग करना चाहता है नरेंद्र मोदी के साथ। अभी तक मोदी जी जो है पर्सनल बॉन्डिंग लोगों के साथ बनाने के लिए मशहूर थे। आज उन्होंने कहा कि 2014 और 16 में आपसे लंबी बात करने का मौका मिला। जो बाइडेन ने भी कहा कि मैं आपको लंबे वक्त से जानता हूं, मैं आपको जानता हूं बहुत लंबे वक्त से। जो बाइडेन ने कहा, दोनों ने कमिटमेंट को दोहराया। दोनों का कमिटमेंट ये है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ेगी। दोनों का कमिटमेंट ये है कि दोनों एक ही तरह के मूल्यों को शेयर करते हैं, और वो है लोकतांत्रिक मूल्य। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और मेरे ख्याल से भारत की यही खूबी है, भारत की यही खूबी है कि इतना बड़ा, इतना विशाल देश होने के बावजूद, 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद, यहाँ पर इतने सारे राज्य, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, धुर राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद भी जब सरकारें वोट से बदलती हैं तो सरकारें नई बनती हैं और बदलती भी हैं। ऐसा नहीं होता हमारा कि मिलिट्री टैंक चढ़ जाते हैं और मिलिट्री टैंक जो हैं वो एकाएक जाकर राष्ट्रपति भवन और संसद भवन या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी कई बातें, ऐसे कई इंस्टेंसेस हमने देखे होंगे। मेरे ख्याल से जो शेयर्ड वैल्यू है भारत और अमेरिका की, वो है सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टी, साथ ही साथ डेमोक्रेसी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, विजिटर्स बुक में सिग्नेचर कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां तक मैं समझ सकता हूं। ये व्हाइट हाउस का विजिटर्स बुक है, जहां पर जो भी आता है विजिटर के तौर पर वो सिग्नेचर करता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर्स बुक पर सिग्नेचर करते हुए, जो प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई व्हाइट हाउस की महिला ऑफिसर हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आई। और यहाँ पर व्हाइट हाउस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो कुछ लिख सकते हैं, वरना उन्होंने विजिटर्स बुक पर सिग्नेचर किया और उसके बाद वो जो बाइडेन से मिलने के लिए आगे चले गए ओवल ऑफिस के अंदर। ओवल ऑफिस के अंदर ये मुलाकात चल रही है। ये देखिए, हैंडशेक।
मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Indeed, it's a matter of real great happiness for me that I once again had an ये opportunity देखिए, to meet. नमस्कार, और उसके बाद हैंडशेक भी हुआ है। कहाँ गया भाई क्लोज पिक्चर हाथों का? ये देखिए, दोनों ने एक दूसरे के हाथ कई सेकंड तक पकड़े रखे हैं। ये रिश्तों की गर्मजोशी की बात करता है, वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री का भी हाथ इतनी देर तक पकड़ के रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये दिखाता है कि रिश्तों में गर्मजोशी है, लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल होना चाहते हैं। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री के पीठ पर हाथ रख के इनफॉर्मली प्रेसिडेंट जो बाइडेन हंसते हुए उनको उनकी चेयर पर बिठा रहे हैं। ये देखिए फायरप्लेस के पास ओवल ऑफिस में, ये देखिए, ये अब जादू की झप्पी होगी कि नहीं हुई, लेकिन जादू की झप्पी जैसा कुछ था। दोनों ने एक दूसरे को हाथों से पकड़ा और उसके बाद अब दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। और यहीं पर उन्होंने वो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। दरअसल जब दो बड़े हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं तो प्रेस के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। वही ओपनिंग स्टेटमेंट जो बाइडेन ने दिया और वही ओपनिंग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जो बाइडेन ने क्या क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को काफ़ी वक्त से जानता हूँ। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माँ भारत से आती हैं। कल प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के यहाँ आने से मैं खुश हूँ। आपका एक बार फिर से व्हाइट हाउस में स्वागत करता हूँ। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, ये भी उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने बदले में कहा कि मैं आपके प्रयासों का स्वागत करता हूँ। ये पीएम ने कहा शांति सहनशीलता के मूल्यों की आज बेहद ज़रूरत है। ये जो बाइडेन ने कहा शांति सहनशीलता और के मूल्यों की आज बेहद ज़रूरत है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति और सहनशीलता की जब बात करी तब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का उल्लेख किया, फादर ऑफ द नेशन का। अमेरिका में बहुत माना जाता है महात्मा गांधी को, और वहाँ पर उनकी कई स्टैच्यूज लगी हुई हैं। वॉशिंगटन में भी लगी हुई हैं, कई और इलाकों में भी लगी हुई हैं। और अमेरिका के ज़्यादातर लोग महात्मा गांधी, उनके वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि मुझे बुलावे के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत यूएसए के रिश्तों का आपसी विजन बहुत प्रेरक है, ये पीएम मोदी ने कहा। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजिटर्स बुक पर सिग्नेचर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति से। इससे पहले हमें चर्चा करने का अवसर मिला था और उस समय आपने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टिकोण रखा था। आज आप भारत अमेरिकी संबंधों के लिए अपने विजन को लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। एक बार फिर से चलते हैं अपने पैनल पर। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी हैं, मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं, मेरे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान से, पीटीआई के लीडर, मेरे साथ मयाद अली साहब हैं पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट, और मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब हैं। सबसे पहले अपराजिता जी के पास जाऊं उससे पहले मैं पाकिस्तानी दोस्तों को बता दूं कि मेरे दोस्त, ये मॉनिटर और क्लास टीचर का संबंध नहीं था। आपने देखा क्या गर्मजोशी थी, आपने देखा किस तरह से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कई मिनटों तक खड़े रहे। ये जताता है कि कितनी इनफॉर्मेलिटी थी दोनों के बीच बातचीत में। और इस इनफॉर्मेलिटी को बाइडेन साहब का ये कहना कि मेरे सरनेम के लोग हिंदुस्तान में भी मिलते हैं, ज़रा ढूंढिए, ज़रा बुलाइए, मुझे मिलवाइए। सुरेश गोयल साहब, अगर डिप्लोमेसी के अंदर जिसको हम कहते हैं कि जब अनकन्वेंशनल चीज़ें आ जाती हैं, जब मजाक का लहजा आ जाता है, जब हंसी मजाक आ जाती है, इनफॉर्मल बातें आ जाती हैं, वो आप क्या मानते हैं ये नेक्स्ट लेवल है कि इसमें बहुत कुछ औपचारिक नहीं है, इसमें अनौपचारिक बातें भी हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की जब अनौपचारिक की बातें होती है कि बाइडेन ग्राम के और भी आदमी हैं इंडिया में, उनसे मिलना चाहते हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं तो जाहिर है कि एक तरह से जो गर्मजोशी होती है
आप हमेशा जो है दो आदमियों के बीच में फॉर्मल बातें नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना होता है तो दोस्ती के लिए हंसी मजाक भी होता है, अनौपचारिक बातें भी होती हैं, थोड़ा सा हंसी ठट्ठा होता है, सब होता है। तो जो बाइडेन साहब ने इस मीटिंग में जिस तरह से बात जो करी है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने नोटिस नहीं किया कि जब वो वेलकम कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने अपना हाथ उनके चारों तरफ रखा। वो एक्चुअली प्रधानमंत्री की जो आदत है कि जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से हर एक को एक बेयर हग देते हैं, तो वो उसका कह रहे थे कि आज आप हमको बेयर हग नहीं देंगे क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि पहली मुलाकात से तो शायद पीछे हट गए उससे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम आप एक दूसरे को हक करते हैं। चलिए, ये एक बड़ी गर्मजोशी की बात है और इससे बातचीत का माहौल जो सेट होता है उससे एक बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, काफी कम लोगों के साथ में इस तरह का अनौपचारिक और गर्मजोशी का माहौल बनता है। जी बिल्कुल, बहुत कम लोगों के साथ में, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के साथ भारत यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। सीधे यूएस चलता हूं सविता पटेल के पास। सविता, इस गर्मजोशी की उम्मीद थी? मुझे तो लगा कि ये थोड़ा ज्यादा है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। पर्सनालिटीज को देखते हुए जरूर उम्मीद थी क्योंकि बाइडेन एक बहुत ही पर्सनेबल, बहुत अफेक्शनेट तरह के आदमी हैं। इसीलिए जादू की जप्पी भी नहीं लगी, वरना वो भी लग जाती। लेकिन जादू था, जादू देखने को था दीपक। और जादू में मैं आपको बता दूं कि इंडियन अमेरिकन की भी बात हुई, गांधी जी की बात हुई। आपको याद होगा कि जो बाइडेन के मेन स्पीच राइटर हैं वो भी इंडियन हैं, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसमें भी कुछ इंडियननेस है उनके बैकग्राउंड में। और जब नासा की जब एक लॉन्च हुआ था रिसेंटली, तो बाइडेन ने अगेन सिमिलर जोक, जैसे आज उन्होंने एक जोक किया बाइडेन सरनेम को लेके, तब भी उन्होंने कहा था कि इंडियन अमेरिकन तो अमेरिका को पूरा टेक ओवर कर रहे हैं। तो उनको इंडियंस के लिए, गांधी जी के लिए और एक ये रिलेशनशिप जो है और इंडियन अमेरिकन सबके लिए एक काफी रिस्पेक्ट है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, कुछ लोग पैनल पे कह रहे थे कि अमेरिका पिछड़ चुका है, अफगानिस्तान में क्या करेगा। तो मैं ये बता दूं कि $80 बिलियन अमेरिका ने 70 साल में पाकिस्तान को दिए हैं, जिसमें से 70% उनकी आर्मी को जाते हैं, गए हैं। उस 2 साल से जो वो डॉलर्स मिलने कम हुए हैं, तब पाकिस्तान ने चाइना का रुख किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की आर्मी बिना यूएस डॉलर्स के चल ही नहीं सकती। तो यूएस को बोलना कि हाँ वो पिछड़ गए, वो हार गए, वो एक एक तरह से आपके एक बड़े पार्टनर या अन्नदाता को डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है। लेकिन मोदी के साथ जरूर जादू था दीपक। और मोदी की पूरी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें जादू है, इसीलिए तो इमरान खान साहब अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। सीधे मैं चलता हूं मयाद अली साहब के पास। मयाद अली साहब, मुझे बताइए, एक छोटा सा कमेंट देखिए, क्या मतलब आप तो अपने अन्नदाता का ही अनादर कर रहे हैं जिसने आपको $80 बिलियन अभी तक दिए, आपके फौजियों के पेट भरे, उनके पापा जो उनकी एजेंसी खुनाई पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पिज्जा बेचते हैं आपके जनरल बाजवा, उसके बावजूद भी मतलब इतनी एहसान फरामोशी। आपकी जो आप तस्दीक करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की दीपक जी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मगर जो बात आप कर रहे हैं अंदाता या बड़ा हमारे से या वो, मैं मानता हूँ अमेरिका ने बहुत पाकिस्तान के साथ मदद भी की है, डॉलर्स भी भेजे होंगे, सब कुछ किया है, मगर उसने बिना मकसद कभी कुछ नहीं किया। जब उसका मकसद था उसने किया, जब उसका मकसद ख़त्म हो गया वो अभी हट गया है, जब मकसद दोबारा होगा फिर आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से ज़्यादा खुश कौन होगा, मैं तो थक गया हूँ अमेरिका के हाथों जो कुछ हमारे साथ हुआ है। 79 से लेके आज तक वो जो सोवियत युद्ध था उसमें हमें इस्तेमाल किया गया बड़ी बुरी तरीके से, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद अब ये दोबारा तालिबान का मसला बना, फिर हमें भुगतना पड़ा। मतलब आप ये, मैं मानता हूँ कि उन्होंने पैसा दिया, सारा कुछ किया, या आप हमें ताना देना चाहते हैं आप दे लें,
कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फैक्ट्स ये हैं कि अमेरिका ने ये कोई दान नहीं किया था पैसा, उसने काम उसका था, उसको जरूरत थी पाकिस्तान की, उसने ये किया था। ठीक है, माना मायद अली साहब, मानी मैंने आपकी बात मानी। मेरे पास अफसोस वक्त कम है, मैं आखिरी कमेंट और क्लोजिंग कमेंट और एक अच्छा बढ़िया कमेंट आरएसएन सिंह साहब से चाहता हूं। आरएसएन सिंह साहब, मैं जानता हूं आपसे बेहतर ऑब्जर्वर कोई नहीं है, इस ऑप्टिक्स को देख के आज आप क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है? देखिए, मैं मोदी साहब की जो स्टाइल है डिप्लोमेसी की, मैं हमेशा इसका बहुत कायल रहा हूँ। यह पहली बार नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस से वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म है डिफरेंशियल एंग्जाइटी, और मैंने अपने सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादा लीडर्स को देखा है कि जब भी ये अंग्रेज़ों से मिलते हैं तो वो डिफरेंशियल एंग्जाइटी उनमें रहती है कि किस तरीके से हम अपने आप को दिखाएं, पहनावे में, अपने बातचीत में, अपने भाषा में, कि किस तरीके से हम बहुत अंग्रेजियत लेके आए हैं, हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं, और हम देखो कितना बढ़िया, मतलब हमारा डिक्शन कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो आप पर हंसते हैं। मोदी डज नॉट कैरी एनी ऑफ दिस डिफरेंशियल एंग्जाइटी। महात्मा गांधी ने भी, ही नेवर कैरिड एनी डिफरेंशियल एंग्जाइटी, लेट मी टेल यू। उन्होंने बाद में वो धोती धारण किया, स्वराज जैसे संस्कृत के टर्म्स निकाले। तो आपकी दुनिया में इज्जत तभी होगी जब आप ये डिफरेंशियल एंग्जाइटी से आप अपने आप को आप जब निकाल लेंगे। और वो चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत बेहतरीन लगती है मोदी साहब को। लगता है साहब, उन्होंने क्या कहा, बड़ी आप लोगों ने मिस कर गया। उन्होंने कहा ट्रेड में आपसे हमको कुछ लेना है, हमको देने के लिए भी बहुत कुछ। जो एनी बसंत कहा करती थी, मतलब इन अनदर वो कहती थी कि ठीक है, बाहर से आप जोवेल्स लो, लेकिन हिंदुस्तान से डायमंड्स भी लो आप, ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने मुझे सबसे अच्छी लगी मोदी साहब की, कि वो जिस तरह से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। अब मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं दर्शकों पे आपको तुलना छोड़ देता हूँ। पहले का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए और अभी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। दूसरी बात, एक ये बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर होता है कि सुनिए साहब, अगर आपको मेरी ज़रूरत है, अगर हमको आपकी ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा आपको हमारी ज़रूरत है। और एक और बात बता दूं कि अमेरिका के संदर्भ में जियो स्ट्रैटेजी प्रेसिडेंट्स के साथ नहीं बदलते। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि जाते जाते ट्रंप साहब ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क डीक्लासिफाई कर दिया था। कई साल पहले बाद होना था, उसको पहले ही कर दिया था। तो ये एक कॉन्फिडेंट नेशन का एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इससे हमको और इससे बड़ा ठीक है सर, यहीं रुकते हैं। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। आज जो बाइडेन साहब ने कहा वो चलते चलते मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा। उन्होंने मजाक में कहा कि मुझे ये पता चला है कि भारत में 5 लोगों का सरनेम बाइडेन है, तो अपने भारत के साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जो बाइडेन। लेकिन आज हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब ले लेते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रणनीति एकमात्र विकल्प है। 99% लोगों का बोल मानना है हाँ, और 1% ही कहते हैं नहीं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन हमारी मोजो कवरेज यानी मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की कवरेज लगातार जारी है और मैं भी आपके साथ बना हुआ हूं।